हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट संसाधन एवं विकास के 40 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक के क्वेश्चंस को देखिएगा। अगर आप लोग को जो क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे ज्योग्राफी के सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर भी हमने करा रखा है। लेकिन अब हम यहाँ पे न्यू वीडियो भी उसका अपलोड करेंगे जो 2024-25 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टाइम पर मिलते रहेगा, समय समय पर आते रहेगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। आप लोग कोशिश कीजिए आंसर खुद से करें। अगर आप लोग आंसर खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको नॉट काउंट में जरूर काउंट कीजिएगा, और जो आपको आ रहा है उसके लिए आप अलग से काउंट कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है जिसमें पूछा गया है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन क की बात करें तो ये कहता है नवीकरणीय योग्य, ऑप्शन ख में जैव, ऑप्शन घ में प्रवाह और ऑप्शन घ में अनवीकरणीय। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो ये आपका अनवीकरणीय संसाधन है। और आप लोग इस सब जो भी अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, इन सभी चीजों को आपने डिटेल में पढ़ रखा होगा। हम यहाँ पे इसका फुल एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं एक्सप्लेन करने वाले हैं? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो हम यहाँ पे फटाफट से क्वेश्चंस की बात करेंगे। थोड़ा बहुत जहाँ पे समझाने की जरूरत होगी वहां पे हम जरूर समझाएंगे आप लोग को। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अगला क्वेश्चन आता है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। यहाँ पे नहीं है कि बात किया गया है कि किस प्रकार का संसाधन नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन क की बात करें तो पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन ख में मानवकृत, ऑप्शन ग में अजैव और ऑप्शन घ में अचक्रीय। तो देखिए, ज्वारीय ऊर्जा जो है वो आपका पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत से बच्चों का डाउट रहता है। ठीक है, देखिए, ज्वारीय ऊर्जा कब उत्पन्न होता है? जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है। क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा का आना यहाँ पे जरूरी है, तभी यहाँ से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो ये प्राकृतिक रूप से आना, जो ज्वार भाटा है वो प्राकृतिक रूप से आता है, न कि हम मनुष्यों के द्वारा आता है। पुनः पूर्तियों करने का मतलब जब प्राकृतिक का होगा तभी होगा, हम अपने तरीके से इसे नहीं ला सकते हैं, तो इसे पुनः पूर्ति नहीं कर सकते खुद के द्वारा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ध्यान रखना है। बहुत से यहाँ पे मानवकृत भी यहाँ पे है। देखिए, मानवकृत का मतलब होता है हम मनुष्यों के द्वारा बनाया गया संसाधन। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि सारे संसाधन होते नहीं है, सारे संसाधन हम मनुष्यों के द्वारा बनाए ही जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। अगला क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन क में गहन खेती, ऑप्शन ख में वन उन्मूलन, ऑप्शन ग में अधिक सिंचाई और ऑप्शन घ में अधिक पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो आपका अधिक सिंचाई है। तो ऑप्शन ग यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार, या कहीं कहीं इसको लिख दिया जाता है सोपानी कृषि। ध्यान रखना है, सोपानी कृषि लिखे या सीढ़ीदार लिखे, दोनों सेम ही चीज है। तो सीढ़ीदार जो खेती है वो कहाँ की जाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन की बात करें तो आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान और उत्तराखंड। तो देखिए, जो सोपानी कृषि की जाती है ये पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। इस तरीके से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। यहाँ पे काली मृदा का दूसरा नाम अगर हम बात करें तो इसका नाम रेगुर है, और या इसे कपासीय मृदा के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे दो हमने अलग से क्वेश्चन बता रखे हैं आपको, तो आप ध्यान रखना है आपको। तो चलिए, इसका क्या आंसर होगा? किस राज्य में काली मृदा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऑप्शन ख बिल्कुल यहाँ से सही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, जिसमें पूछा गया है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि कोयला जो है वो एक जीवाश्म ईंधन है। और जीवाश्म ईंधन क्या है? तो ये पेड़ पौधों से
पेड़ पौधों के द्वारा और वनस्पतियों के द्वारा या जीव जंतुओं के लाखों करोड़ों वर्षों के बाद पृथ्वी में दबने से बनता है कोयला। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे राइट आंसर क्या देंगे? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन का आपका राइट हो जाएगा। क्यों अनवीकरणीय होगा? क्योंकि इसे उत्पन्न होने में बहुत सारा टाइम लगेगा और अनवीकरणीय संसाधन वो होता है जो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन का आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा गया है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन क में मानवकृत, ऑप्शन ख में पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन ग में अजैव और ऑप्शन घ में अचक्रीय। तो देखिए जो सौर ऊर्जा है ना, ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, तो ऑप्शन ख बिल्कुल यहाँ से राइट निकल जाएगा। तो ध्यान रखना है, पुनः पूर्ति योग्य। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा गया है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र, किलोमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे किलोम भी लिखा जा सकता था लेकिन हमने यहाँ पे मीटर लिख दिया है, ये आपका किलोमीटर है। तो कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं तट रेखा से? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ख बिल्कुल राइट होगा, 200 एनएम। एनएम का मतलब होता है नॉट्रिक मील। क्या होता है? नॉट्रिक मील या समुद्री मील, कहीं कहीं इसको हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा समुद्री मील। तो ध्यान रखना है 200 एनएम। अगला क्वेश्चन आता है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी डाकू का अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? डाकू का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि किसी चीज को लूटपाट करने वाला। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था को लूटपाट करने वाला का संबंध कैसे होता है? तो चलिए इसके बारे में हम यहाँ पे क्वेश्चंस के ऑप्शन को देखते हैं कि डाकू की अर्थव्यवस्था का जो संबंध है वो संसाधन के अनियोजित विदोहन से है। क्या है? अनियोजित विद्रोहन से है। ये किसका? डाकू की अर्थव्यवस्था। यहाँ पे संसाधनों के नियोजित दोहन भी है, तो आप यहाँ पे जल्दीबाजी में गलती मत कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ख यहाँ पे राइट बनेगा, संसाधन के अनियोजित विद्रोहन से। अगला क्वेश्चन आता है समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं। राष्ट्रीय संपदा कहने का मतलब किसी देश का, राष्ट्रीय संपदा का मतलब होता है किसी देश का संपदा, किसी देश का संपदा, या कह सकते हैं वहां की वस्तुएं या सामान। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन ग बनेगा, 12.2 किलोमीटर। कहीं कहीं इसको सिर्फ 12 समुद्री मील भी लिखा हुआ मिलता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका 12 समुद्री मील नहीं मिलेगा, इसमें किलोमीटर ही मिलेगा। तो खाली 12 किलोमीटर भी इसका राइट आंसर होगा। अगर कहीं पे जब दोनों ऑप्शन दिखे तो आप 12.2 को क्लिक कीजिएगा, और अगर 12, 13, 14 ऐसे करके मिले तो आप 12 को क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो वो आपका 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक आपका जैव और एक आपका अजैव। तो ध्यान रखना इन चीजों को, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख भी सकते हैं। संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन क में महात्मा गांधी, ख में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ग में जिमरमैन और ऑप्शन ग में अमर्त्य सेन। तो संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, ये कथन जिमरमैन की है। तो ऑप्शन ग बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये जून 1992 में हुआ था, और आप लोगों को पता होगा 3 से 14 जून के बीच में हुआ था। ठीक है, 3 से 14 जून 1992 में। ठीक है, कहाँ हुआ था आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन था वो कब हुआ था। तो हमने बता दिया, लेकिन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या बनेगा? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, नर्मदा बचाओ अभियान के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन क में सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन क में मेधा पाटेकर, ऑप्शन ग में संदीप पांडे और ऑप्शन घ में महात्मा गांधी।
इसका राइट आंसर क्या बनेगा? नर्मदा बचाओ अभियान, मेधा पाटेकर। अगला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर बनेगा 5 जून को। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन क में क्योटो सम्मेलन, ऑप्शन ख में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन ग में एजेंडा 21 और ऑप्शन घ में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ये आपका राइट आंसर क्या बनेगा? क्योटो सम्मेलन को ही ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्योटो जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, जगह के नाम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। मरुस्थलीय की बात करें तो जहाँ पे मरुस्थल है तो सबसे ज्यादा मरुस्थल आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मृदा का विस्तार भी ज्यादा होगा। तो ऑप्शन ख बिल्कुल यहाँ पे राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ग हो जाएगा, एड्रीन। ठीक है, और ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था, इसका जो दूसरा नाम है रेगुर मृदा, या इसे हम कपासीय मृदा के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में किस विधि द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है? देखिए, मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह कट करके चला जाना, या मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण हो जाना। ठीक है, तो किसके द्वारा रोका जा सकता है आप बताइएगा? क्या पट्टिका कृषि के द्वारा रोका जा सकता है, सीढ़ीदार, या समोच्च, या इनमें सभी? देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में पट्टिका कृषि भी पट्टी बना करके भी किया जाता है, सीढ़ीदार भी बना करके यहाँ पे खेती किया जाता है, ताकि यहाँ से जब पानी गिरे तो इस पे जाके रुके, फिर इसके बाद इस पर रुके। और समोच्च तो आप समझ ही रहे हैं, तो समोच्च जो जुताई होता है इसके द्वारा भी पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन है उसको रोका जा सकता है। ऑप्शन घ यहाँ पे बिल्कुल राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22, पंजाब एवं हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग पर खेती होता है? तो देखिए, वहां पे 80% जो भाग है उस पे खेती किया जाता है पंजाब एवं हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर खेती होती है? यानी अगर टोटल 100% है तो 100% में से कितना परसेंट पर खेती किया जाता है भारत में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 54 यानी 54% पे। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि भूमि का कटाव या मृदा अपरदन निम्न में से किस विधि द्वारा नहीं रोका जा सकता है? देखिए, आप इसको मृदा प्रदूषण के द्वारा नहीं रोक सकते हैं, इसको भूमि कटाव या मृदा अपरदन को। बाकी पशुचारण से भी आप रोक सकते हैं, कांटेदार झाड़ियां लगाकर भी रोक सकते हैं, और पेड़ों की जो रक्षक मेखला है इस तरीके से लाइन में, वो भी आप लगा करके मट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मृदा निर्माण में निम्न में से कौन से पदार्थ भाग लेते हैं? तो मृदा निर्माण में आपका जैव और अजैव दोनों प्रकार के जो पदार्थ हैं वो भाग लेते हैं, तो ऑप्शन ग यहाँ से सही होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, भारत में कुल कितने प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं? तो भारत में टोटल बात करें तो 6 प्रकार की मृदा है वो विकसित हुआ है। ठीक है, 6 के नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में 1-2 करके जरूर बताइए कि कौन कौन से 6 मृदा का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार कितना है? ऑप्शन है, ऑप्शन क में 7.5 करोड़, ऑप्शन ख में 6.4 करोड़, ऑप्शन सी में 5.5 करोड़ हेक्टेयर, और ऑप्शन घ में 6.6 करोड़ हेक्टेयर। तो भारत में जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वो 6.4 करोड़ किलोमीटर है, और इतना ही काली मृदा का विस्तार है। तो आप ध्यान रखेंगे दोनों में से कोई एक जरूर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के हैं? तो आयु के आधार पर जो जलोढ़ मृदा है वो आपका 2 प्रकार के हैं।
एक तो आपका बांगर है और एक आपका खादर है। आप इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ चुके होंगे, तो आप लोग इन दोनों के बारे में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा में किन पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है? तो देखिए, जलोढ़ मृदा में पोटास भी होता है, फास्फोरस भी होता है, चूना पत्थर भी होता है और इनमें से सभी भी होता है। तो आप लोग यहाँ पे सही आंसर किसको क्लिक करेंगे? इनमें सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि संसाधन के संरक्षण के लिए, ठीक है, संसाधन के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर बनेगा वो क्लब ऑफ रोम बनेगा। ठीक है, क्लब ऑफ रोम ही है जो संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम वकालत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, जिसमें पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं, क्लब ऑफ रोम में, ऑप्शन ख जापान में, ऑप्शन ग ब्राजील में और ऑप्शन घ स्टॉकहोम में। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वप्रथम जो हुआ था वो आपका स्टॉकहोम में किया गया था। ध्यान रखना है आप लोगों को, इसका क्या सही जवाब बन सकता है। कपासीय मृदा के रूप में किस मृदा को जाना जाता है? देखिए, कपासीय जो मृदा है उसका दूसरा नाम काली मृदा है और एक और नाम रेगूर है। तो आप इन तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? नमी का मतलब जब आप उसे पटा दीजिए पानी से तो वो बहुत दिन तक सूखता नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? काली मृदा, ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है। तो लेटर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? शाब्दिक अर्थ में उसे हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ग, इसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा गया है मृदा किस प्रकार का संसाधन है? देखिए, मृदा जो आपका संसाधन है, अगर हम इसमें बात करें तो ये आपका अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में। तो आपका ऑप्शन ख अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा बनने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? मृदा जो अपवर्तन में मृदा बनने की जो प्रक्रिया है उसमें कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन घ, यानी खनिज। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें पूछा गया है कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों या मृदा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस में क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए, ऑप्शन में दिया गया है लाल एवं पीली मृदा, ऑप्शन ख में काली मृदा, ऑप्शन ग में मरुस्थलीय मृदा और ऑप्शन घ में जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि नदियों द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी है उसे हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मृदा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि सतत पोषणीय जो आर्थिक विकास है उसका मतलब या उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ यही है कि आप प्रेजेंट में विकास कीजिए लेकिन पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाइए, पर्यावरण का कोई क्षति नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपका ग बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ये हमने आपको बता दिया है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जो हमने नीचे मतलब नीचे कहने का मतलब शुरुआत में जो बताया था क्वेश्चन, उनको भी जरूर से जरूर देख लीजिए, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लौह अयस्क आप यहाँ पे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, जिसमें पूछा गया है किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का होना आवश्यक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ से कि किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए 33% वन चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।